मोटी मोटी तोते की चोंच मोटी, तेरी चोंच मोटी, मोटी चोंच वाला तोता, तोते की चोंच मोटी। उगता भी मिठू तोता गौरी कवि के पास आ जाता है। मेरी चोंच मोटी और बड़ी है तो इसमें मेरा क्या दोष है? तुम तो हर समय ही मेरा मजाक उड़ाती रहती हो, मेरा बड़ा गुस्सा करते हो। सारे जंगल के पक्षी तुझे बड़ी चोंच वाला कहते हैं, मैं भी कहूँगी मोटी 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 चोंच वाला तोता, तोते की चोंच मोटी मोटी। गुस्से में मिठू तोता वहाँ से चला जाता है। कबूतर और चिड़िया पेड़ की डाल पर बैठे हुए बातें कर रहे थे। चिड़िया चिड़िया, कल मैंने एक अमरूद देखा। मिठू ने कहा, हम ये अमरूद मिलकर खाते हैं, मगर तुम तो जानती हो उसकी चोंच कितनी बड़ी है। उसने 2 चोंचें ही मारी और सारा अमरूद खत्म कर गया। कबूतर, उसकी चोंच मोटी है और बड़ी है तो काटेगा भी बड़ा ही। तुम्हें किसने बोल दिया कि तुम उसके साथ अपना भोजन मिल बैठकर खाओ? चिड़िया, तुम तोते से कहो कि मेरा अमरूद वापस कर दे। ठीक है, मैं जाती हूँ और उस तोते से बात करती हूँ। चिड़िया तोते के पास जाती है। तोते, कबूतर के साथ अच्छा नहीं किया तुमने। मैंने क्या किया है? मैंने तो केवल 2 बार ही चोंच मारी थी अमरूद पर, वो तो कई बार अमरूद खाता रहा था। तुम्हारी चोंच बहुत बड़ी है, तुमने 2 बार ही चोंच मारने पर सारा अमरूद खा लिया। बड़ी है जिसे कहो यही कहता है कि तुम्हारी चोंच बड़ी है। अगर चोंच बड़ी है तो इसमें मेरा क्या दोष है? तोते, गुस्सा मत करो, तुम जाओ और एक अमरूद ढूंढ कर ला दो और कबूतर को दे दो, हिसाब बराबर हो जाएगा। ठीक है, मैं ला देता हूँ उसको अमरूद। फिर एक दिन चिड़िया, कबूतर और गौरी कवि बैठे हुए थे। वहाँ बुलबुल आ जाती है। उसके पास गर्मा गर्म खिचड़ी थी। दोस्तों, मैं तुम सबके लिए खिचड़ी लेकर आई हूँ, चलो आ जाओ, हम सब मिल बांट कर खिचड़ी खाते हैं। वाह वाह मेरी मोटी बहन, मुझे तो भूख भी बड़ी लगी है और मेरी मोटी बहन खिचड़ी भी बना कर आई है। फिर सब उस खिचड़ी को खाने लगते हैं। वहाँ पर तोता भी आ जाता है। लो आ गया, वो मिठू तोता भी आ गया। देख लेना, एक ही चोंच में सारी खिचड़ी खत्म कर जाएगा। मिठू, तुम यहाँ क्या करने आए हो? मुझे खिचड़ी की खुशबू यहाँ खींच लाई है, मैं भी खिचड़ी खाऊंगा। तोते, सारे पक्षी तुम्हारी इस मोटी चोंच से डरते हैं, कोई भी तुम्हें अपने साथ खाने नहीं देगा। आइडिया। चिड़िया, तुम इस मोटे और बड़ी चोंच वाले तोते को पत्ते पे रख के दे दो खिचड़ी, ये साथ ही बैठ के खाता रहेगा। हाँ, ये ठीक बोला, इस तोते को हम खिचड़ी पत्ते पे रख के दे देते हैं। फिर रानो चिड़िया ऐसा ही करती है, उस पत्ते पे खिचड़ी रखकर तोते को दे देती है। नहीं, मैंने ऐसी खिचड़ी नहीं खानी, अपनी खिचड़ी अपने पास रखो, मुझसे नहीं खाया जाता अलग बैठकर। फिर मिठू तोता वहाँ से भी गुस्से होकर चला जाता है। देखो देखो, मैं ना कहता था कि ये मेरे अमरूद की तरह ये खिचड़ी भी खाना चाहता है, अपनी मोटी चोंच से सारी खिचड़ी खाना चाहता है। फिर सारे पक्षी उस खिचड़ी को खाने लग जाते हैं। तोता बहुत उदास हो जाता है और वो एक पेड़ पे बैठकर रोने लग जाता है। सब मेरी बड़ी चोंच का मजाक उड़ाते हैं, मैं नहीं रखूंगा ऐसी मोटी चोंच। तोता उड़ता हुआ इंसानों की बस्ती की तरफ चला जाता है। तोता किसान के पास जाता है। किसान किसान, मैं अपनी आधी चोंच कटवाना चाहता हूँ, क्या आप मुझे बता सकते हैं कि लोहार कहाँ पे रहता है? तोते, तुम ऐसा कभी मत करना, तुम्हारी ये चोंच मोटी और बड़ी इसलिए है कि तुम चीजों को काट सको, जैसे लकड़ी को और फिर शिकारी के जाल को और फिर घास के तिनकों को। ये तो बहुत बड़ी काम की चीज है। नहीं चाहिए, मुझे ऐसी गंदी चोंच नहीं चाहिए जिसकी वजह से मेरे साथ कोई बैठकर खाना भी पसंद ना करे। बस आप मुझे यही बता दीजिए कि मुझे लोहार कहाँ पर मिलेगा। ठीक है, जैसे तुम्हारी मर्जी, तुमने अब फैसला कर ही लिया है तो मैं भी बता देता हूँ। यहाँ से सीधा जाओगे, जहाँ पर तुम्हें भट्टी का धुआं नजर आए तो समझ जाना कि ये लोहार की ही दुकान है। तोता वहाँ से उठता है और लोहार की भट्टी की तरफ चला जाता है। कबूतर और गौरी कवि दोनों दाने की तलाश में जा रहे थे। दोनों उड़ते उड़ते थक जाते हैं। कबूतर कबूतर, वो देखो सामने बहुत सारा दाना पड़ा है। ये तो बहुत ज्यादा दाना है, मैंने जिंदगी में पहली बार इतना ज्यादा दाना देखा है। इतना दाना, और वो भी पेड़ के नीचे। चलो गौरी, हम पेट भर के दाना खाते हैं और बाकी जो बचेगा वो घर लेकर चले जाएंगे।
फिर कबूतर और गोरी कभी उड़ते हैं और उस पेड़ के नीचे दाना खाने के लिए बैठ जाते हैं। वो जैसे ही अपने पैर जमीन पे रखते हैं वो तो जाल में फंस जाते हैं। कबूतर कबूतर, ये क्या हुआ? हम तो जाल में फंस गए हैं, हमें तो कोई निकालने वाला भी नहीं है। गोरी, ये दाने तो शिकारी ने डाले हुए थे, अब वो हमें ले जाएगा पकड़कर और हमें काट कर खा जाएगा। अब तो हम जिंदा नहीं बच सकते। नहीं, मैं मरना नहीं चाहती, मुझे बचाओ बचाओ, कोई तो मुझे इस जाल से निकालो, मुझे नहीं मरना। फिर कोई कवि की जोर जोर से चिल्लाने की आवाज को रानो चिड़िया दूर से सुन लेती। चिड़िया वहाँ आती है। कबूतर और गोरी कवि को जाल में फंसा हुआ देखकर डर जाती है। चिड़िया, कृपया करके मुझे इस जाल से बाहर निकालो, मैं मरना नहीं चाहती। शिकारी के आने से पहले पहले मुझे यहाँ से निकालो, वरना वो भूखा शिकारी हमें खा जाएगा और मैं मर जाऊंगी। ये जाल तो बहुत मजबूत है, मुझसे नहीं काटा जाएगा। मेरी तो कुछ समझ में नहीं आ रहा कि इस जाल को कैसे काटा जाए। चिड़िया, मुझे अब याद आ रहा है, उस तोते की चोंच बहुत मोटी और तेज है, उससे मुझे एक बार पेट की खोपड़ी से बाहर निकाला था। तुम जाओ और उसे बुला कर लाओ, वो इस जाल को जरूर काट लेगा। फिर चिड़िया समय जाए किए बिना तोते के घर जाती है। चिड़िया तोते के दरवाजे पर दस्तक दे रही थी। तोते तोते जल्दी बाहर आओ, तोते जल्दी बाहर आओ। उसकी आवाज सुनकर तोते की पड़ोसन बुलबुल बाहर आ जाती है। चिड़िया, तोता तो इंसानों की बस्ती की तरफ गया हुआ है, वो तो कब से घर नहीं है, वो क्यों चला गया इंसानों की बस्ती में? तुम सब उसकी चोंच का मजाक उड़ाते थे, बोलो हर इंसान के पास अपनी आधी चोंच कटवाने गया है। बहुत बुरा किया, हमने तोते के साथ बहुत बुरा किया, हमें उसकी मजाक नहीं बनानी चाहिए थी। ये चिड़िया वहाँ से उड़ती है। लोहार लोहार, मेरी आधी चोंच काट दो, मैं अपनी इस मोटी चोंच से बहुत तंग हूँ। अरे तोते, मैं तो तुम्हारी चोंच काट लूंगा, जरा ये बताओ तुम इसके बदले में मुझे क्या दोगे? लोहार, मैं तुम्हारे लिए अपने जंगल के मीठे मीठे अमरूद लेकर आऊंगा। इस चोंच के काटने के बदले मैं तुम्हें ढेर सारे अमरूद खिलाऊंगा। हाँ फिर सही है, मुझे लाल लाल अमरूद ला कर देना, वो मुझे बहुत पसंद है। फिर लोहार अपनी आरी उठाता है। वो तोते की चोंच काटने ही वाला था कि वहाँ रानो चिड़िया भी आ जाती है। लोहार लोहार रुको। लोहार रुक जाता है। तोते तोते भैया, हमें माफ कर दो और अपनी चोंच ना कटवाओ, हमें तुम्हारी चोंच की बहुत जरूरत है। मेरे साथ चलो और अपने साथी पक्षियों की जान बचाओ। सब मेरी चोंच का मजाक उड़ाते हैं, मैं आज अपनी चोंच कटवा कर ही जाऊंगा, मुझे अब ये चोंच नहीं चाहिए। तोते मेरी बात तो सुनो, कबूतर और गोरी कभी जाल में फंस गए हैं और अगर शिकारी आ गया तो वो उन्हें पकड़कर खा जाएगा। तुम्हें मेरे साथ जल्दी चलना होगा, उन्हें उस शिकार से बचाना होगा, उन्हें वहाँ से निकालना होगा। तोते मेरी बात तो सुनो, उधर गोरी कभी और कबूतर जाल में फंस गए हैं, तुम्हें जल्दी जाना होगा, उस जाल को काटकर उन्हें बाहर निकालना होगा। अगर शिकारी आ गया तो वो उन्हें खा जाएगा, हमें समय जाए किए बिना उनके पास चलना चाहिए। फिर तोता जल्दी से चिड़िया के साथ उड़ने लगता है। मेरे लाल अमरूद ना भूल कर जाना, मुझे जरूर लाल अमरूद दे के जाना। जरूर लोहार, मैं जरूर वापस आऊंगा। तोता जाल के पास पहुंचकर जाल को काटने ही लगता है। थोड़ी देर में वो सारा जाल काटकर दोनों को बाहर निकाल देता है। वो देखो शिकारी आ रहा है, जल्दी से गोरी कभी कबूतर और तोता उड़ो, यहाँ से अपनी जान बचाओ। फिर वो सारे पक्षी वहाँ से सुरक्षित अपनी जान बचाकर उड़ जाते हैं। बच गए बच गए। तोते, अगर ये तुम्हारी सुंदर सी चोंच न होती तो आज हम मर गए होते। तुम्हारी इस चोंच ने हमारी जिंदगी बचाई है, हम बच गए। तुम्हारा बहुत बहुत धन्यवाद मेरे प्यारे तोते भाई, मैं तुम सबसे बहुत गुस्सा हूँ। यार तोते, हमें माफ कर दो, ये तुम्हारी चोंच तो बहुत काम की है, आज तुम्हारी चोंच की वजह से ही हमारी जान बच गई है। फिर वो सब तोते से माफी मांगते हैं और उसकी बड़ी चोंच की तारीफ करते हैं। मौसम बदल रहा था, चिड़िया बहुत खुश थी क्योंकि आज वो अपने माँ वाले जंगल जा रही थी। चिड़िया खुश क्यों ना होती, क्योंकि आज वो उस जगह पर जा रही थी जहाँ पर उसने अपना सारा बचपन गुजारा था। चिड़िया अपना थोड़ा बहुत
सामान बांध लेती है और फिर अपने पड़ोसी कौवे के घर जाती है। कौवे, तुम अभी तक सो रहे हो? हमने तो कल ही तय कर लिया था कि हम सुबह सुबह अपने सफर के लिए निकल पड़ेंगे। चिड़िया, मैंने सारी रात डरावने सपने देखे हैं, नींद नहीं आई मुझे। और वैसे भी मैंने कौन सा सामान बांधना है। चलो चलते हैं। चलो कौवे भैया, हम दोपहर से पहले पहले इस जंगल से बाहर और दूसरे जंगल के अंदर होंगे। चिड़िया, मैंने तो अभी नाश्ता भी करना है। कालू भैया, आप चले, हम रास्ते में ही कहीं से नाश्ता कर लेंगे। फिर वो दोनों अपना सफर शुरू करते हैं। चिड़िया बहुत ईमानदार, बहुत अच्छी और सच्ची चिड़िया थी, जबकि कौवा हमेशा उसे धोखा करने की सोचता रहता था, हमेशा उसे झूठ बोलता था। चिड़िया और कौवा बहुत पुराने दोस्त थे, मगर अभी तक कौवा खुद को बदल नहीं सका था। मैं तो बहुत थक गई हूँ। यहाँ पर तो आसपास कहीं पानी भी नहीं है। मुझे तो बहुत प्यास लग रही है। चिड़िया, मैं तो बहुत भूखा हूँ और प्यासा भी। तुम यहाँ बैठो, मैं सामने वाले घर में पता करके आता हूँ, पानी या फिर कोई खाने की चीज। चिड़िया उस पेड़ पर बैठ जाती है और कालू कौवा सामने वाले घर पे जाकर दस्तक देता है। वो घर मिट्ठू तोते का था। तोता घर से बाहर आ जाता है। बताओ बताओ कौवे, क्या बात है? तोते, मैं और मेरी दोस्त चिड़िया दूसरे जंगल जा रहे हैं। हम लोग मुसाफिर हैं। क्या तुम्हारे पास पानी है? मेरे पास पानी तो है, पर पानी थोड़ा सा है। यहाँ से नदी बहुत दूर है। मेरे पास जितना पानी है वो मैं आपको दे देता हूँ। फिर मिट्ठू तोता आधा गिलास पानी का उस काले कौवे को दे देता है। मेरे पास यही पानी है, तुम दोनों ये वाला पानी आधा आधा पी लो। ये पानी तो बहुत कम है, इससे हम दोनों की प्यास नहीं बुझेगी। ये पानी तो मैं ही पी लेता हूँ। फिर कौवा वो आधा गिलास पानी का खुद पी लेता है। गिलास खाली करके मिट्ठू को वापस कर देता है। मेरी प्यास तो बुझ गई, चिड़िया नदी से पानी पी लेगी। फिर कौवा वहाँ से चला जाता है। अजीब पक्षी है, अपना पेट भर लिया, अपनी प्यास बुझा दी, पर अपनी दोस्त को प्यासा ही छोड़ दिया। कौवे भैया, क्या पानी नहीं मिला आपको? अजीब जमाना है चिड़िया। उस घर में मोटी चोंच वाला तोता रहता है। मैंने उससे पानी मांगा तो वो मुझे बातें सुनाने लग गया, भिखारी कहने लग गया मुझे। आगे से मैंने भी अच्छी सुना दी है उसे। कोई बात नहीं कौवे भैया, अब मैंने थोड़ा सा आराम कर लिया है। अब मैं पानी नदी पर जाकर ही पी लूंगी। वो अपना सफर फिर से शुरू करते हैं। उड़ते उड़ते वो ठंडे पानी वाली नदी पर पहुंच जाते हैं। चिड़िया उस ठंडे पानी वाली नदी पर पहुंचकर अपना सामान रखती है और जी भरकर पानी पी लेती है। कौवे भैया, आपने पानी क्यों नहीं पिया? आप ही पी लीजिए पानी। कौवा तो तोते के घर से जी भर के पानी पी कर आया था। कौवा नदी में चोंच मारता है, ऐसे लगता है जैसे वो पानी पी रहा हो, मगर वो तो नाटक कर रहा था। जी भर के पानी पीने के बाद वो दोनों अपना सफर फिर से शुरू करते हैं। वो पानी पर कब तक गुजारा करते? दोनों ने सुबह से कुछ भी नहीं खाया था। वो सूखे का जंगल था, वहाँ पर खाने की कोई चीज भी नहीं थी। चिड़िया और कालू कौवा एक जगह पर बैठ जाते हैं। कौवे भैया, अब तो भूख से पेट में दर्द हो रहा है, उड़ना तो मेरे लिए बहुत मुश्किल है। चिड़िया, भूख तो मुझे भी बहुत लगी है। अरे मैंने तो सुबह से नाश्ता भी नहीं किया है। वो सामने किसी का घर है, मैं वहाँ जाता हूँ, शायद कुछ खाने को मिल जाए। कौवा वहाँ पर जाकर दस्तक देता है। उस घर से एक सुंदर सी कबूतरी बाहर आती है। क्या बात है, क्या कौवे तुम भूखे हो? तुम्हें मदद की जरूरत है क्या? हाँ, बहुत भूखा हूँ, प्लीज मुझे कुछ खाने को दे दो। फिर वो कबूतरी अपने घर से 2 लड्डू और 1 चने का दाना लेकर आती है।
शेले कवे भैया, आप ये 2 लड्डू और चने का दाना खा ले। मेरा पति मेरे लिए और भोजन लेकर आएगा। आप बहुत अच्छी हो कबूतरी, आप भूखे पक्षियों का बहुत ख्याल रखती हो। ऐसा कहते हुए कालू कौवा वो लड्डू और चने का दाना खाने लग जाता है। कौवे, वो चिड़िया बैठी है सामने पेड़ पर, सामान बांधे। वो क्या लगती है तुम्हारी? देखे, वो भी मेरे साथ ही आई है। उसे भी बहुत भूख लग रही है। ये चने का दाना मैं उसके लिए लेकर जा रहा। फिर कौवा वो चने का दाना लेकर चिड़िया के पास चला जाता है। अजीब कौवा था भाई, दोनों लड्डू खुद खा गया और सूखा चने का दाना उस बेचारी चिड़िया के लिए ले गया। चिड़िया चिड़िया, एक चने का दाना मिला है, तुम खा लो, मैं भूखा रह लेता हूँ। नहीं कवे भैया, ऐसा कैसे हो सकता है कि मेरा दोस्त भूखा रहे और मैं अपना पेट भर लूं? नहीं नहीं चिड़िया, मुझे बहुत शर्म आ रही है, मैं ही नहीं खाऊंगा ये चने का दाना। कोई बात नहीं कवे भैया, आप खा ले, हमें आगे से जरूर कोई ना कोई भोजन मिल जाएगा। फिर कौवा इतना बेशर्म था, वो 2 लड्डू खाने के बाद वो चने का दाना भी खाने लगता है। शाम होने से पहले पहले दोनों उस जंगल पर पहुंच जाते हैं। उनको घर बनाना था। दोनों इधर उधर देखते हैं। उन्हें एक पुराना घर नजर आता है। कवि भैया, हम ऐसा करते हैं कि इस घर की मरम्मत कर लेते हैं, दोनों मिलकर इसी घर में रह लेंगे। ना ना चिड़िया, पहले इस घर को मैंने देखा था, ये घर मेरा है, तुम अपने लिए जाकर कोई अच्छा सा घर देख लो। कवि भैया, ये आप क्या कह रहे हैं? इतनी जल्दी में मैं कहाँ जाऊंगी? मैं कौन सा घर तलाश करूंगी? ये तुम्हारे सर का दर्द है, खुद ही इसकी दवा करो, मेरे पास इतना दिमाग नहीं है। कवि, मैं तो तुम्हें अपना दोस्त समझती थी, मगर तुम तो बहुत ही मतलबी और खुदगर्ज हो। पहले मैंने तोते से 1 गिलास पानी को पिया, कबूतरी से 2 लड्डू खाए, अब बना बनाया घर मिल गया, तुझे मिला डुड्डू। ऐसा कहते हुए कालू कौवा अपने घर की मरम्मत करना शुरू कर देता है। दुष्ट कौवे, गंदे कौवे, काले कौवे, अपने मित्र को जो भी धोखा देगा उसका अंत बहुत बुरा होगा। चिड़िया भी घर बनाना जानती थी। वो सूखी लकड़ियों और घास के तिनकों से घर बनाना शुरू कर देती है। वो दुष्ट कौवा अपने घर की थोड़ी बहुत मरम्मत करके घर के अंदर बैठ जाता है। उसका पेट तो उन लड्डुओं से भरा हुआ था। कालू कौवा सुकून की नींद लेता है। चिड़िया अपना घर तो बना लेती है, मगर उसे बहुत भूख लगी थी। वो अपना सामान घर के अंदर रखती है और फिर दाना लेने चली जाती है। चिड़िया को थोड़ी ही दूर बेरी के पेड़ से मीठा फल मिल जाता है। वो मीठा फल लेकर चिड़िया अपने घर आ जाती है। चिड़िया घर में बैठी हुई मीठा फल खा रही थी कि वो खिड़की से देखती है एक चील कौवे के घर के पास जाती है। कौन है? इस घर में कौन है? जल्दी से बाहर आओ। कौवा आराम से नींद ले रहा था, उसके खराटे निकल रहे थे। अब आएगा मजा उस गंदे कौवे को। चील जोर जोर से दरवाजा खटखटाती है तो कौवे की आँख खुल जाती है। कौन है? सोने भी नहीं देती, गंदी मोटो चील। कम बखत काले कौवे, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे घर में घुसने की? ऐसा कहते हुए चील कालू कौवे की पिटाई करना शुरू कर देती है। चील कौवे को ऐसे थप्पड़ लगाती है कि वो पेड़ से नीचे गिर जाता है। मर गया, मर गया, हाय मेरी हड्डी, मेरी पसली सब टूट गई। ये सब चिड़िया खिड़की से देख रही थी और फिर कौवे से कहती है, कौवे भैया, जो अपने मित्र को धोखा देता है वो इसी तरह ही जगह जगह से मार खाता है। ऐसा कहकर चिड़िया खिड़की बंद कर देती है। रानू चिड़िया अपने घोंसले में बैठकर बहुत ज्यादा रो रही थी। रानू के पास हरियाली तोती आती है। रानू, मुझे सुनकर बहुत दुख हुआ, मुझे समझ नहीं आ रही कि तुम्हारे सामने अफसोस कैसे करूं। हरियाली, लगता है मेरा दिल फट जाएगा। मुझे जो खबर मिली है, इस खबर से तो मैं उम्र भर रोती रहूंगी।
रानू, अपना दिल हल्का मत करो। वो है ना तुम्हारी सहेली नीलो चिड़िया, जाओ उससे थोड़ी बातें कर लो, तुम्हारा दिल हल्का हो जाएगा। हरियाली, अब तो जीवन के बोझ इतने हो गए हैं, समझ नहीं आती कौन कौन सा बोझ उठाऊंगी। घर से हूँ, अंडे देने वाली हूँ, ना जाने आगे मेरे साथ क्या क्या होगा। तुम चिंता मत करो, तुम्हारा भाई है ना मिठू, मिठू तुम्हारी मदद जरूर करेगा। मेरी एक ही सहेली है नीलू, नीलो का जंगल हमसे बहुत दूर है। मैं नीलो के पास जाऊंगी तो तुम लोगों से टूट जाऊंगी, यहाँ रहूंगी तो अकेलेपन में मर जाऊंगी। देखो रानो, तुम्हें जहाँ अच्छा लगता है, जहाँ सुकून मिलता है, तुम वहाँ जाओ। तुम्हारी खुशी से बढ़ के हमारी और कोई खुशी नहीं। रानो चिड़िया बहुत तेज उड़ती है। वो इतना तेजी से उड़ रही थी कि जैसे वो जल्द ही नीलो के पास जाना चाहती है। वो नीलो के घोंसले में पहुंच जाती है और फिर झट से नीलो को गले से लगा लेती है। नीलो, मेरी प्यारी सहेली, तुम्हें क्या बताऊं, मेरे ऊपर कौन सी कयामत टूटी है। रानू सहेली, तुम चिंता न करो, मुझे पता चल गया है। अभी मेरे पास भी वो खबर आई है। देखो, ऊपर वाले की यही मर्जी होगी। ऐसा क्यों नीलो? जब मैं छोटी थी तो मेरे माता पिता मर गए थे, और जब मैं पत्नी बनी तो मेरा पति मर गया। बताओ, जब माँ बनूंगी तब कौन मरेगा? गलत बात है रानो, तुम ऐसी बातें क्यों सोच रही हो? मैं हूं ना तुम्हारे साथ। तुम कब तक मेरा साथ दोगी? कब तक रहोगी मेरे साथ? ये अकेलापन तो मुझे अंदर ही अंदर से खाए जा रहा है। नीलो रानो चिड़िया को काफी ज्यादा हौसला देती है और फिर तभी उनके पास मीनू मौसी भी आ जाती है। अरे बेटा, बहुत दुख हुआ। अच्छा हुआ कि तू यहाँ पर आ गई है। यहाँ मैं भी तेरी देखभाल करूंगी और तुम्हारी सहेली नीलो भी। ऐसा समझो कि तुम अपनों में आ गई हो। पति के बाद तो मुझे कोई भी अपना नहीं लग रहा। ऐसा लगता है कि मुझे भी मर जाना चाहिए, मुझे भी जिंदा नहीं रहना चाहिए। अरे बेटा, तू अंडे देने लगी है, अगर अंडों में इतनी चिंता करेगी तो क्या बनेगा तुम्हारा। मीनू मौसी, अंडे देने लगी हूँ। नीलो का घोंसला भी टूटा फूटा है। सबसे पहले तो अपना पक्का घर बना लेना होगा। मौसम का भी कुछ पता नहीं चलता, फिर अंडे उठाकर कहाँ जाती रहूंगी। अरे बेटी, कुछ करते हैं, मैं भी तुम्हारी मदद करूंगी। माँ जी, आप तो बहुत ज्यादा ही बूढ़ी हैं, आप कैसे मदद करेगी? आप बस कौन कीजिए, हम खुद देख लेंगे। मीनू मौसी वहाँ से चली जाती है। रास्ते में मीनू मौसी को एक बात याद आती है और वो वहीं बैठ जाती है। अरे मैं भी कितनी भुलक्कड़ हूँ। अरे पुराने पेड़ पे एक घोंसला है, उसी घोंसले का पता दे देती हूँ, वहीं पर रह लेंगी ये। जब तक बच्चे बड़े नहीं हो जाते, इनका अपना घर नहीं बन जाता। ये कहकर मीनू मौसी अपना दाना लेने के लिए चली जाती है। कोलू, कोलू पति जी, मैंने आज टीवी पे मौसम की खबरें देखी थी। और ही बताओ, हमारा पहले ही टूटा फूटा 2 साल पहले वाला घोंसला है, क्या बनेगा हमारा? कोलू, बनना क्या है, अपना घर बनाना है, और क्या करना है। अगर घर नहीं बनाएंगे तो फिर मारे मारे फिरते रहेंगे। गौरी, ये कैसी बातें कर रही हो? मुझसे ये लकड़ियाँ इकट्ठी नहीं होती। सूखी घास इकट्ठी करो, नरम घास इकट्ठी करो, कौन करेगा इतना काम? कोलू, एक आइडिया है मेरे पास। हमारे पड़ोस में जो भी अपना पक्का घर बनाएगा, हम उससे घर छीन लेंगे। करना ही क्या है। हाँ गौरी, तुम बस घर की खोज करो, जैसे ही घर मिलता है हम वहीं पर रहने चले जाएंगे। गौरी कवि इधर उधर घर की खोज करना शुरू हो जाती है। जाते जाते गौरी को वो पुराने पेड़ पर पुराना घर नजर आता है। वाह वाह, इतना अच्छा घर, लगता है किसी जादुई परी ने बनाया होगा। ऐसा करती हूँ, पहले देख लेती हूँ घर में कोई है या नहीं। गौरी कवि घर के अंदर जाती है। हाय हाय, मजा आ गया। अरे वाह वाह, इतना बड़ा खुला घोंसला, मेरी तो किस्मत खुल गई। अभी जाकर अपने कालू को बताती हूँ, मेरा कालू बड़ा ही खुश होगा। तेजी से उड़ते हुए गौरी कवि अपने पति कालू के पास जाती है। कालू, कालू पति जी, लाई हूँ ना बड़ी खबर। पगली गौरी, खबर सुनाओगी तो पता चलेगा, बड़ी क्या छोटी। कालू पति जी, इतना मजा आएगा। मेरा सुंदर पति बारिशों के मौसम में पक्के घर में रहेंगे, वो भी इतना बड़ा है पक्का घर। 2 घोंसले आराम से आएंगे। गौरी, क्या सच बोल रही हो? कहाँ पर मिला तुमको ऐसा घोंसला? मेरे सुंदर पति, जाते जाते मुझे एक पुराने पेड़ पर पुराना घोंसला मिला। सुनते हैं कि उस घोंसले में एक मौसी रहती थी। मौसी को चील खा गई और घर खाली हो गया।
अरे फिर तो बहुत अच्छा है। बरसात होने में अभी 2 दिन बाकी है। ऐसा करते हैं कि हम अभी 2 दिन यहीं गुजारते हैं। जैसे बारिश होगी उस घर में चले जाएंगे। शाम के समय मीनू मौसी भी रानो चिड़िया के पास आती है। मीनू मौसी, हमसे घर नहीं बनाया जा रहा, हमें कोई उपाय दीजिए। आपका तो अच्छा एक्सपीरियंस होगा। अरे बेटी, मैं जाती हूँ ना दूर दाना लेने के लिए। एक घर देखा है मैंने, खाली पड़ा है इतने अरसे से। तुम वहीं पर जाकर रह लो। अरे तुम्हारे बच्चे सुरक्षित रहेंगे बारिश के दिनों में। हाँ रानो, मीनू मौसी बिल्कुल ठीक कह रही हैं। वो घर मैंने भी देखा है। घर पक्का भी है और बड़ा भी है। अगर ऐसी बात है तो हम अभी चलते हैं उस घर में। पता नहीं किस समय मैं अंडे दे दूं। अंडे सुरक्षित जगह पर दूं, मैं यही चाहती हूँ। अरे बेटा, देर किस बात की है। चलो अभी घर दिखाकर तुम लोगों को वहीं छोड़ आती हूँ। मीनू मौसी रानो चिड़िया और नीला चिड़िया को लेकर उस घर की ओर चली जाती है। वो तीनों उसी घर में पहुंच जाते हैं। अरे बेटा, यही घर है, अब रहो इस घर में, सुरक्षित है। छत भी अच्छी है, दीवारें भी पक्की हैं। तुम और तुम्हारे बच्चे सुकून से रहोगे। मीनू मौसी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। जिस तरह आपने मेरी समस्या हल की, इस तरह कोई भी ना करता। अरे मौसी भी कहती हो और आगे से ये भी बोलती हो। तुम धन्यवाद ना बोलो, बस खुश रहो अपनी जिंदगी में। ऐसा कहकर मीनू मौसी चली जाती है और फिर वो दोनों सहेलियां एक साथ खुशी से रह रही थी। 2 दिन गुजर जाते हैं और फिर 2 दिनों के बाद खूब बरसात होती है। गौरी, चलो चलो, जो पक्का घर देखकर आए थे वहाँ चलो। मेरे सारे पंख भीगते जा रहे हैं। कालूपति जी, इतने पंख भीग गए हैं, लगता है मैं तो उड़ भी नहीं सकूंगी। गौरी, मैं तुम्हें उठा लूंगा, तुम मुझे घर का रास्ता बताती जाना। गौरी कवि कालू की पीठ पर बैठ जाती है। कालू गौरी को उठाकर घर की दिशा में उड़ने लगता है। वो घर में पहुंच जाते हैं। गौरी देखो, घर में कोई पहले से है, तुमने गलत घर ढूंढा था। कालू, इतने समय से घर में कोई नहीं रह रहा था। हमारे आने से पहले किसी ने घर पे कब्जा कर लिया। खामखा मेरा समय जाया कर दिया। मैं कोई पक्का घर बना लेता, इसी घर की आस में बैठा रहा। अरे तुम्हारे साथ रहूंगा तो मर जाऊंगा। नाराज होकर कालू कौवा वहाँ से चला जाता है। बेचारी गौरी पति को मनाने के लिए उसके पीछे पीछे रहती है, मगर अब कर ही क्या सकते थे। उनको बरसात खुले आसमान तले ही गुजारनी थी। म्याऊ म्याऊ, चिड़िया चिड़िया, ये लो मिठाई, आकर मिठाई खा लो। ये मिठाई शुद्ध देसी घी से बनी हुई है। ना बाबा ना, मैं तुम्हारे पास मिठाई खाने आऊं और फिर तुम मुझे ही खा दो। बड़ी चालाक बनती हो। मैं नहीं आऊंगी तुम्हारे पास और ना ही तुम्हारी ये मिठाई खाऊंगी। म्याऊ, छोटी चिड़िया, तू बड़ी डरती है मुझसे। मैं उन काली बिल्लियों में से नहीं हूँ जो कि मांस खाती हैं। अरे मैं तो शाकाहारी बिल्ली हूँ जो कि सब्जियाँ खाती हूँ और साथ में मीठा फल भी खाती हूँ। अरे जल्दी से आकर मुझसे मिठाई ले लो मेरी बेटी चिड़िया। म्याऊ। अच्छा, मेरे पास समय नहीं है, तुम जाओ यहाँ से, मुझे और भी काम करने हैं। मुझे तुम्हारी मिठाई नहीं खानी। बिल्ली वहाँ से निराश होकर चली जाती है। वो एक बड़े पेड़ के नीचे जाती है जहाँ पर मिठू तोता बैठा हुआ था। म्याऊ, हरे हरे तोते, प्यारे प्यारे तोते। म्याऊ। बिल्ली बिल्ली, बचाओ बचाओ, बिल्ली। हरा तोता वहाँ पर शोर करने लग जाता है। शोर करते करते वहाँ से भाग जाता है। म्याऊ। कोई भी मेरा विश्वास नहीं करेगा। इससे तो अच्छा है कि मैं यही मिठाई खाकर अपना पेट भर लेती हूँ। म्याऊ। बिल्ली अपना मिठाई का डिब्बा खोलती है और मिठाई खाना शुरू कर देती है। एक पेड़ की डाल पर बैठी गौरी कवि बिल्ली को मिठाई खाता देख लेती है। गौरी कवि बहुत लालची थी, उसके मुंह में पानी आ जाता है। अगर ये काली बिल्ली थोड़ी सी मिठाई मुझे दे देगी तो मुझे तो मजा ही आ जाएगा। मैं जरा इसके पास जाकर मिठाई लेती हूँ। गौरी कवि उड़ती है और काली बिल्ली के थोड़ी ही दूर जाकर बैठ जाती है। म्याऊ। बड़ी स्वादिष्ट मिठाई है। कवि कवि, क्या तुम्हारा दिल कर रहा है मिठाई खाने को? काली बिल्ली, दिल तो बहुत कर रहा है पर तुमसे डर भी बहुत लगता है।
डर? कभी कभी मुझसे डर? अरे मुझसे क्या डरना? ये देखो, मेरे मुंह में तो दांत भी नहीं है, मैं भला किसी को क्या नुकसान पहुंचाऊंगी? नहीं, मैं तुम्हारे पास नहीं आऊंगी, दांत हो या ना हो, तुम हो तो काली बिल्ली ना, बस एक लड्डू मुझे दूर से दे दो। काली बिल्ली वो लड्डू उठाकर गौरी कवि को दे देती है। गौरी कवि लड्डू उठाकर एक पेड़ की डाल पर बैठकर खाने लग जाती है। बहुत स्वादिष्ट, बहुत ही अच्छा लड्डू था, मजा आ गया मुझे तो खाकर। बेटी बिल्ली, कुछ खाने को लाई हो? कोई पक्षी हाथ लगा कि नहीं लगा? म्याऊ। ना मम्मी, कहाँ से लगना था मेरे हाथ में पक्षी तो सियाने हो गए हैं, मिठाई के लालच में एक भी पक्षी मेरे नजदीक नहीं आया। वो एक काली कवि आई थी, दूर से लड्डू लेकर भाग गई। म्याऊ। मेरी बेटी, किसी न किसी तरह मुझे पक्षी ला दो, डॉक्टर ने कहा है कि कल तक पक्षी का शोरबा ना पिया तो और कमजोर पड़ जाऊंगी। म्याऊ। उसी काली कवि को ही ला दो मुझे। म्याऊ। माँ, मैं कल पूरी कोशिश करूंगी कि वो कवि ला सकूं। वो बिल्ली दूसरे दिन फिर से जंगल जाती है। वो गौरी कवि के दरवाजे पर जाती है। गौरी कवि घर में नहीं थी तो काली बिल्ली चिड़िया के घर में आ जाती है। वो दरवाजे पर खड़ी होकर बातें करने लग जाती है। म्याऊ म्याऊ, घर में कोई है घर में? चिड़िया घर में नहीं थी, परंतु चिड़िया के दो छोटे छोटे बच्चे घर में बैठे हुए थे। कुक्कू भैया, बाहर दरवाजे पर कोई है? हाँ, मगर मम्मा ने दरवाजा खोलने से मना किया है। कुक्कू भैया, मैं छींकने से देखती हूँ कि बाहर कौन आया है। चिड़िया बाहर छींकने से देखती है तो उसको काली बिल्ली नजर आती है। कुक्कू भैया, बाहर काली बिल्ली है, जल्दी से अलमारी के पीछे छुप जाते हैं। अरे गुड़िया, छुपने की क्या जरूरत है, हम दरवाजा ही नहीं खोलेंगे। म्याऊ। बच्चों, मैं तुम्हारी माँ की सहेली हूँ, काली बिल्ली नाम है मेरा, जल्दी से दरवाजा खोलो, मैं तुम्हारे लिए मीठा फल लाई हूँ, लो अपना फल ले लो मुझसे। म्याऊ। बिल्ली आंटी, मम्मा आएगी, हम तभी दरवाजा खोलेंगे, वरना हम दरवाजा नहीं खोलने वाले। ये बच्चे तो बहुत चालाक हैं, कहीं और जाना पड़ेगा। म्याऊ। काली बिल्ली वहां से चली जाती है। मैं फिर से कवि के घर जाती हूँ, अब तो वो घर में वापस आ गई होगी। एक वही लालची कवि है जो मेरी बातों में आ सकती है। म्याऊ। काली बिल्ली गौरी के दरवाजे पर जाती है, उसके दरवाजे पर दस्तक देने लग जाती है। काली बिल्ली तुम? गौरी कवि डर के दरवाजा बंद कर देती है। कवि, मैं तो समझती थी कि तुम एक बहादुर पक्षी हो, मगर तुम भी मुझसे डर गए। अरे मैं तो पूछने आई थी, क्या तुम्हें गुलाब जामुन पसंद है या नहीं? गुलाब जामुन का नाम सुनते ही गौरी पागल हो जाती है और तुरंत दरवाजा खोल देती है। गुलाब जामुन कहाँ है? गुलाब जामुन जरा दो ना मुझे। मेरी माँ बना रही है गुलाब जामुन, मैं तो तुमसे पूछने आई थी कि सहेली कॉफी को भी खिला दूंगी, मगर तुमने तो दरवाजा ही बंद कर दिया। म्याऊ। हाँ, मुझे बहुत पसंद है मीठे मीठे गुलाब जामुन। हाँ तो आ जाओ मेरे साथ, कहीं ऐसा न हो कि माँ सारे गुलाब जामुन पड़ोसियों को बांट दे। म्याऊ। गौरी कवि थोड़ी देर के लिए सोचती है और फिर घर की कुंडी लगाकर काली बिल्ली के साथ चली जाती है। गौरी, तुम्हारे पीछे पीछे काली बिल्ली आ रही है, जल्दी से बच जाओ, इस बिल्ली से बच जाओ। हट जाओ डरपोक कहीं के, तुम्हें तो मैं एक गुलाब जामुन नहीं दूंगी, सारे गुलाब जामुन मेरी सहेली कॉफी के हैं। घर में कढ़ाई गरम थी, पानी उबल रहा था। जैसे ही गौरी कवि उनके घर जाती है, दोनों माँ बेटी गौरी कवि को पकड़कर कढ़ाई में डाल देती हैं। बचाओ, मुझे यहाँ से बाहर निकालो।
कौवे कौवे, तुम्हें बचाने की कोशिश तो तुम्हारे दोस्त मिठू तोते ने की थी, पर तुमने उसकी बात नहीं मानी। म्याऊ। ऐसे वो माँ बेटी गौरी कवि का शोरबा बनाकर पी जाती हैं। रानो चिड़िया की बेटी गुड़िया जब से अंडे से निकली थी वो उड़ नहीं सकती थी, वो एक अपाहिज चिड़िया थी। रानो चिड़िया जब भी भोजन लेने जाती अपनी बेटी को अपने कंधों पर बिठाकर लेके जाती थी। गुड़िया बेटी, अब मैं बहुत थक गई हूँ, मैं तुम्हें मजीद नहीं उठा सकती, मैं भोजन लेने अकेली जाती हूँ और भोजन लेकर सीधा यहाँ आऊंगी। मुझे पता है मम्मा, मुझे पता है मैं आप पर बोझ हूँ। सब पक्षियों के बच्चे बड़े होकर अपने माता पिता की खिदमत करते हैं, मैं सिवाय दाना खाने के कुछ भी नहीं कर सकती। गुड़िया बेटी, कितनी बार समझाया है ऐसी बातें मत किया करो। दूसरों के लिए तुम जो भी हो, तुम मेरी बेटी हो, मेरी औलाद हो, बोझ नहीं हो मुझ पे। फिर रानो चिड़िया वहाँ से दाना लेने चली जाती है। सामने वाले पेड़ पर बैठे हुए जग्गू कौवा, कीकी कबूतर गुड़िया को देख रहे थे। कीकी कीकी, वो देखो सामने चिड़िया आंटी की अपाहिज बेटी बैठी है, चलो चलो उसको हम तंग करते हैं। फिर वो दोनों शरारती पक्षी, गौरी कवि का बेटा जग्गू कौवा, कबूतर का बेटा कीकी, गुड़िया के पास आ जाते हैं। जग्गू गुड़िया को पीछे से चोंच मारता है और फिर पीछे हट जाता है। जाओ जाओ, तुम दोनों यहाँ से जाओ, मुझे फिर से तंग करने आ गए हो। गुड़िया ऐसे जग्गू से जब बात कर रही थी तो कीकी पीछे से चोंच मारता है। हो, पकड़ सकती हो तो पकड़ के दिखाओ। लंगड़ी लंगड़ी अपाहिज, गुड़िया लंगड़ी अपाहिज। जग्गू कवि की ये जली कटी बातें सुनकर गुड़िया रोने लग जाती है। मुझे तंग मत करो, यहाँ से चले जाओ, मैं लंगड़ी हूँ, अपाहिज हूँ तो क्या हुआ, आपसे तो दाना मांग कर नहीं खाती ना। कुकू, जग्गू दोस्त, चलो नीचे आओ, नीचे पत्थर पड़े हैं, हम इस अपाहिज को पत्थर मारते हैं। फिर जग्गू और कीकी जमीन से पत्थर उठा उठा कर गुड़िया को मारने लग जाते हैं। एक पत्थर गुड़िया के सर में लगता है, गुड़िया के सर से खून बहना शुरू हो जाता है। कीकी, जल्दी जल्दी से हम यहाँ से भाग चलते हैं, इसके सर से खून निकल रहा है। फिर जग्गू और कीकी वहाँ से उड़ जाते हैं। चिड़िया थोड़ी देर रुक जाती, हमें थोड़ा और दाना मिल जाता। नहीं हरियाली, मेरी बेटी पेड़ पर बैठी मेरा इंतजार कर रही है, मुझे यही दाना काफी है। फिर मम्मा चिड़िया अपनी चोंच में एक गेहूं की बाली पकड़े घर आ जाती है। चिड़िया अपनी बेटी को लेने उस पेड़ पर जाती है। क्या हुआ गुड़िया बेटी, आपके सर से खून क्यों बह रहा है? मम्मा वो शरारती जग्गू कौवा साथ में कबूतर अंकल का बेटा कीकी आया था, उन्होंने मुझे बहुत तंग किया, साथ में मुझे पत्थर भी मारे। इसलिए तो मैं कहती हूँ गुड़िया कि आप घर में रहा करो, मैं किस से लड़ाई करूँगी आपके लिए, आपको सब बहुत तंग करते हैं। फिर गुड़िया अपनी मम्मा के सामने रोना बंद कर देती है और चुप हो जाती है। मम्मा मुझे दर्द नहीं हो रहा, मैं बिल्कुल ठीक हूँ, चलिए हम घर चलती हैं। ऐसे गुड़िया अपने घर में जब दाना खाने के बाद फारिग हो जाती तो वो अपनी किताब पढ़ा करती थी। एक दिन गुड़िया किताब पढ़ते पढ़ते अपनी मम्मा से कहती है, मम्मा मेरी किताब में लिखा है झरने के पास एक फूल है, उस फूल का रस पीने से पक्षियों में पंख की कमजोरी की बीमारी दूर हो जाती है। गुड़िया बेटी, किताबों में कौन सा सच लिखा होता है? आपका पंख शुरू से ऐसे है, जब आप अंडे से बाहर निकली थी तो बुलबुल डॉक्टर ने बताया था आप कभी नहीं उड़ सकोगी। मम्मा, बुलबुल डॉक्टर के कहने पर ना आपने और ना मैंने कभी कोशिश नहीं की उड़ने की, मैं भी बैठ गई, आप भी बैठ गई। गुड़िया बेटी, मैं दाना लेने जा रही हूँ, चलो मेरे साथ। नहीं मम्मा, मुझे सारे पक्षी तंग करते हैं, मैं घर में ही रहूंगी। आज मैं उड़ने की कोशिश करूंगी, जरूर करूंगी। फिर गुड़िया आहिस्ता से अपने घर से निकलती है। वो उड़ने के लिए जैसे ही नीचे जंप लगाती है वो नीचे गिर जाती है। गुड़िया फिर से उड़ती है, वो उड़ने की कोशिश करती है परंतु वो नीचे गिर जाती है। एक राह चलती तितली गुड़िया के पास आ जाती है। अरे तुम बीमार हो क्या? हाँ, मेरा ये वाला पंख ठीक नहीं है, मैं उड़ नहीं सकती।
मुझे बहुत दुख हुआ आपको देखकर। क्या आप मुझसे दोस्ती कर लोगी? मुझे जंगल के सारे पक्षी लंगड़ी और अपाहिज कहते हैं। आज तक मेरा दोस्त कोई नहीं बना। आप क्यों बनना चाहती हो? मैं आपकी दोस्त ही बनूंगी। मेरा नाम सुनीता है और मेरा नाम गुड़िया है। ऐसे उन दोनों में दोस्ती हो जाती है। सुनीता सहेली, क्या आप झरने के पास जा सकती हो? झरने के पास एक ऐसा फूल है जिससे मैं ठीक हो जाऊंगी। मेरा पंख ठीक हो जाएगा। फूलों के बारे में इतना मुझे नहीं पता, लेकिन मेरी मम्मा को सब पता है। मैं मम्मा से सब पूछ लूंगी। फिर सुनीता तितली अपने घर चली जाती है। वो अपनी मम्मा से पूछती है, मम्मा, क्या कोई ऐसा फूल है जिसका रस पीने से पक्षियों के पंख ठीक हो जाते हो? हाँ सुनीता बेटी, लेकिन वो फूल बहुत दूर है। वहाँ जाने में पूरा 1 दिन लगता है। मम्मा, मैं जाऊंगी। मैं अपनी सहेली की ये कमजोरी दूर करने के लिए जाऊंगी। मैं जाऊंगी, बस बता दें कि मुझे जाना किस दिशा में होगा। बेटी, फूल झरने के पास है और झरना काले जंगल के उस पार है। फिर गुड़िया उड़ते उड़ते काले जंगल में चली जाती है। जाते जाते उसे शाम हो जाती है। शाम के समय और फिर वो झरने पर पहुंच जाती है। यही वाला वो फूल है जिससे मेरी दोस्त ठीक हो सकती है। रात बहुत गहरी और काली हो चुकी थी। तितली एक फूल पर बैठकर सारी रात गुजारती है। फिर जैसे ही सुबह होती है, तितली उड़कर जंगल आ जाती है। गुड़िया सहेली, ये फूल मैं ले आई, मैंने कर दिया। अब जल्दी से इसका रस पियो और ठीक हो जाओ। फिर सुनीता तितली उस फूल का रस दे देती है। फूल का रस जैसे ही गुड़िया के मुंह में जाता है, गुड़िया को ऐसे महसूस होता है जैसे उसके शरीर में जान आ गई हो। गुड़िया का पंख बड़ा और बिल्कुल ठीक हो जाता है। गुड़िया चारों तरफ उड़कर दिखाती है। लो, मैं उड़ गई। मैंने उड़ना सीख लिया। अब मैं लंगड़ी नहीं हूँ, मैं अपाहिज नहीं हूँ, मैं बिल्कुल ठीक पक्षी हूँ। प्यारे दोस्तों, हमें इस कहानी से सीख मिलती है, हालात चाहे जैसे भी हों, हमें हिम्मत नहीं हारनी चाहिए। कोशिश इंसान का जेवर